साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त राजा यादव आपके अपने स्काई वर्ल्ड ड्राइवर भर्ती ट्रेनिंग सेंटर समस्तीपुर बिहार में आप तमाम साथियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 4361 सीट ड्राइवर भर्ती जो है उसका 10 दिसंबर को रिटन एग्जाम होना है और उस एग्जाम के बाद बच्चों को क्या करना चाहिए, यह एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। मैं सीधे सीधे और साफ साफ शब्दों में कहूंगा कि 10 दिसंबर को अगर आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम सेंटर में आपको लग जाएगा कि मेरा रिजल्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है। अगर आप मेंटली क्लियर है कि मेरा रिजल्ट होगा तो सीधे सीधे 11 दिसंबर को हमारे स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप जिला समस्तीपुर बिहार में इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट अभी कर लीजिए और हमारे एकेडमी में आ जाइए। 11 दिसंबर को यहाँ सीखिए गाड़ी सीखिए, रहिए, खाइए, तैयारी कीजिए। यानी यहाँ हॉस्टल, मेस, ड्राइविंग और फिजिकल सारी फैसिलिटी मिलेगी। तरह तरह की गाड़ियाँ सिखाई जाएगी। जैसे हम आपको तैयारी यहाँ करवाएंगे उसी तरीके का वहाँ टेस्ट होगा, है ना। गाड़ी जैसे जैसे सिखाएंगे एकदम बिल्कुल वही टेस्ट होगा। जो गाड़ी आप यहाँ चलाएंगे वही गाड़ी आपको वहाँ फाइनल टेस्ट में मिलेगा। इतनी बेहतरीन तैयारी आपको करवाएंगे कि आपको 4361 सीट में से अपना एक सीट रिजर्व नजर आएगा। बहुत शानदार बात। उसके अलावा अगर आपको डाउट लगता है कि नहीं मेरा रिजल्ट नहीं होगा, अगर इस ढंग का डाउट है तब आप रिजल्ट होने का वेट करिए और रिजल्ट के बाद आइए और गाड़ी सीखिए, ठीक है। क्योंकि गाड़ी चलाने में जो आप मार्क्स लाएंगे उसी पर आपका मेरिट बनेगा। रिटर्न तो बस क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग एकदम इस मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट अभी से करके फीस स्ट्रक्चर का जानकारी ले लीजिए कि 11 दिसंबर से जो नया बैच आएगा उसका फीस क्या है। हमारा ऑफिस टीम, हमारा ऑफिस मैनेजमेंट टीम, ऑफिस स्टाफ लोग आपको सारा डिटेल उपलब्ध करवा देगा। चलिए, तो इन्हीं बातों को आप लोग के साथ साझा करते हुए हम लोग आज के सेट को डिस्कस करते हैं। जिस सेट का पहला क्वेश्चन है कि वाहन मोड़ने की प्रक्रिया में, मोड़ना का अर्थ होता है घुमाना, गाड़ी मोड़ने की प्रक्रिया में, घुमाने की प्रक्रिया में PSL क्या है। मतलब कुल मिला के आपसे PSL का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो P का अर्थ होता है पोजीशन, S का मतलब होता है स्पीड और L का मतलब होता है लुक। पोजीशन, स्पीड, लुक, ठीक है। PSL का फुल फॉर्म हुआ पोजीशन, स्पीड, लुक। इसका अर्थ हुआ कि जब आप गाड़ी घुमाएंगे तो अपनी गाड़ी का पोजीशन देखेंगे कि मेरी गाड़ी सीधी है या मेरी गाड़ी टेढ़ी है, ठीक है। गाड़ी किस कंडीशन में है, किस पोजीशन में है। आप गाड़ी के स्पीड पर भी ध्यान रखेंगे। कम स्पीड हो तभी गाड़ी मोड़िए। अगर जरूरत से ज्यादा स्पीड है और आप गाड़ी मोड़ देते हैं तो गाड़ी आपका पलट जाएगा, पलटी मार देगा, ठीक है। और लुक यानी ध्यान बनाए रखिए, देखते रहिए कि आजू बाजू से कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो घुमाना नहीं है गाड़ी, मोड़ना नहीं है गाड़ी, अन्यथा गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए, वाहन चालकों के लिए ब्लाइंड स्पॉट क्या है। ब्लाइंड स्पॉट अंध बिंदु कहने का अर्थ है कि वैसा जगह जो आपको मिरर में दिखाई नहीं देगा, है ना। आप गाड़ी चला रहे हैं, साइड मिरर में आप पीछे के जगह को देख रहे हैं, पीछे से आने वाली गाड़ियों को देख रहे हैं, लेकिन पीछे का वह जगह जो आपको मिरर में दिखाई नहीं दे रहा है उसी को हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। तो आईने में न दिखने वाली चीजें, न दिखने वाला स्थान क्या कहलाता है, ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है, ठीक है। तो वैसा स्थान, वैसी चीजें जो गाड़ी के साइड मिरर में यानी लुकिंग ग्लास में नहीं दिखती है उसी को हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ठीक है। अगले का प्रश्न देखिए क्या कहता है ना। कोई व्यक्ति निलंबित ड्राइविंग लाइसेंस, निलंबित का अर्थ होता है सस्पेंडेड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ कब वाहन चला सकता है। कभी नहीं। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस सपोज करिए है, आपने कोई गलती किया, ड्रंक एंड ड्राइव किया या कोई अदर गलती किया जिसके कारण आपका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया यानी सस्पेंड कर दिया गया। तो सवाल पूछा जा रहा है कि सस्पेंडेड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आप कब वाहन चला सकते हैं, कब गाड़ी चला सकते हैं। तो जवाब है कभी नहीं। सस्पेंडेड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आप गाड़ी कभी भी नहीं चला सकते हैं, ठीक है। आगे के प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है उसको देखिए। अगला प्रश्न है, अगर आप
कार चलाने के लाइसेंस धारक हैं तो आप चला सकते हैं। क्या चला सकते हैं? केवल कार। ठीक है, आपको पता है कि लाइसेंस कई प्रकार का होता है। मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस अलग होता है, कार चलाने का लाइसेंस अलग होता है, जेसीबी ट्रैक्टर चलाने का लाइसेंस अलग होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? जेसीबी वगैरह चलाने का लाइसेंस अलग, ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने का लाइसेंस अलग, 3 व्हीलर चलाने का लाइसेंस अलग, है ना। इसी तरह कार चलाने का लाइसेंस अलग, जिस लाइसेंस को हम लोग कहते हैं LMVNT, है ना। LMVNT यानी लाइट मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ठीक है, नॉन ट्रांसपोर्ट, एनटी का अर्थ होता है नॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो अगर आप, है ना, के पास क्या है, तो कार चलाने का लाइसेंस है। कार चलाने का लाइसेंस, कार चलाने का लाइसेंस है, यानी आपके पास LMVNT लाइसेंस है, तो आप कौन सी गाड़ी चला सकते हैं? तो जवाब है केवल और केवल कार चला सकते हैं। ठीक है, आप लोग के पास भी जो लाइसेंस होगा उसमें LMVNT लिखा होगा, उसके अलावा MCWG लिखा होगा ज्यादातर, यानी आप मोटरसाइकिल भी चला सकते हैं और कार भी चला सकते हैं। एंटी का अर्थ नॉन ट्रांसपोर्ट गाड़ी, बिना ट्रांसपोर्ट की गाड़ी, यानी पीली नंबर प्लेट वाली गाड़ी आप नहीं चला सकते हैं। उसके लिए आपको कॉमर्शियल लाइसेंस बनवाना पड़ेगा जिसमें LM भी लिखा होगा, एंटी को हटा दिया जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। वैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस पर एक स्पेशल क्लास करेंगे जिसमें हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस क्या है ना, उसके लिए बनाने के लिए कौन सा फॉर्म लगता है, कौन सा धारा लगता है, इस सब चीज से, है ना। ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार का होता है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, एक पेट्रोल चालित वाहन, पेट्रोल चालित वाहन मतलब पेट्रोल पर चलने वाली वाहन के निकास, निकास मतलब एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब सलेंसर, सलेंसर से निकलने वाला प्रमुख घटक क्या है। मतलब सवाल पूछा जा रहा है कि पेट्रोल इंजन जो गाड़ी होगा, पेट्रोल इंजन गाड़ी, कार वगैरह, ठीक है, उसके सलेंसर से क्या निकलेगा, धुआं जो निकलेगा, धुआं, उसका मेन अवयव क्या होगा? ऑक्सीजन ना, कार्बन डाइऑक्साइड ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, 3% से कम इसका मात्रा होना चाहिए, 3% से कम। अगर 3% से अधिक मात्रा अगर है कार्बन मोनोऑक्साइड का तो आप जुर्माना के हकदार माने जाएंगे। ठीक है, आई होप ये प्रश्न भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कहता है मोटरसाइकिल और कार, है ना, के पंजीकरण की वैधता, रजिस्ट्रेशन की वैधता कितने वर्षों की होती है? तो जवाब है 15 वर्ष। देख लीजिए, 15 वर्ष। आप जो भी गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो बाइक हो या कार हो, खरीदिएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन कितने वर्षों का? 15 वर्षों का। लेकिन दिल्ली में कुछ दिन पहले अत्यधिक प्रदूषण को देखते हुए डीजल इंजन गाड़ियों का, है ना, डीजल इंजन कार का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया 10 वर्ष का। ठीक है, कह दिया गया कि डीजल इंजन गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो मात्र कितने वर्षों का होगा? 10 वर्षों का। तो ये राज्य दर राज्य निर्भर करता है, लेकिन नेशनल अगर बात की जाए, है ना, पूरे हिंदुस्तान लेवल पर बात की जाए तो बाइक और कार का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 15 साल तक के लिए वैलिड होता है, 15 साल तक के लिए वैध होता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन को 5 साल के लिए रिन्यू भी करवाया जा सकता है। बिहार में 15 साल अगर आप गाड़ी चला लिए, 15 साल का आपका प्राइमरी रजिस्ट्रेशन था, उसके बाद आप उसको 5 साल एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, यानी कुल मिलाकर के 20 साल आप रजिस्ट्रेशन से गाड़ी को चला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। कार में सादा आईना दर्शाता है, सादा आईना, जो आईना लगा करके रखते हैं ना, साइड मिरर, क्या दिखाता है? तो असली छवि दिखाता है ना। कैसा छवि दिखाता है? असली छवि, असली छवि मतलब आपका असली चित्र दिखाएगा। ठीक है, आईना में अगर आप मुंह देखिएगा, है ना, या पीछे की कोई गाड़ी को देखिएगा तो उसका असली फोटो दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं असली छवि। अगला सवाल पर आइए। अगला सवाल क्या कह रहा है? कहता है द्रुत गति मार्ग, द्रुत गति मार्ग का अर्थ होता है एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे पर साइड पट्टी का प्रयोग क्यों किया जाता है? अब तनी एक्सप्रेसवे को समझ लीजिए। ठीक है, ये एक्सप्रेसवे है। ठीक है, एक्सप्रेसवे पे बहुत सारा लेन होता है। ठीक है, कम से कम 3 लेन तो रहेगा ही, एक तरफ से जाने के लिए, है ना, फिर आने के लिए भी क्या गो लेन रहेगा? 3 लेन। एक्सप्रेसवे कम से कम 6 लेन बनाया जाता है, 3 गो लेन जाने का, 3 गो लेन आने का। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्सप्रेसवे पर ये वाला जो लेन होता है भारी वाहनों के लिए होता है, ये वाला लेन छोटी वाहन यानी LMV के लिए होता है, ये है HMV के लिए, ये है LMV के लिए, और ये जो है
ओवरटेक करने के लिए है, ओवरटेक करने के लिए। लेकिन सवाल ये नहीं पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि इत एक्सप्रेसवे हो गया द्रुत गति मार्ग, लेकिन उस पर जो है सो कहीं कहीं पर साइड में ऐसा भी सड़क बनायल रहेगा, ठीक है, ऐसा सड़क बनायल रहेगा, ठीक है, ऐसा करके रहेगा। ये क्यों है, ये क्यों है? ये इसलिए है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, आप गाड़ी इस लेन में चला रहे हैं, इस लेन में चला रहे हैं, आपकी गाड़ी खराब हो गई, ठीक है, या आप चलाते चलाते थक गए, तो एक्सप्रेसवे पर रेस्ट करना है, तो आप एक्सप्रेसवे पर गाड़ी कहीं खड़ी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो साइड में सफ़ेद कलर की पट्टी बनी हुई है ना, यहाँ पर आप गाड़ी को ला करके रोक करके, ठीक है, आप रेस्ट कर सकते हैं, या गाड़ी खराब हुई है तो उसका मरम्मत कर सकते हैं, ठीक है। तो आपातकाल स्थिति के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ये व्हाइट पट्टी बनाई जाती है। आई होप इस सवाल को आप समझे होंगे कि द्रुत गति मार्ग यानी एक्सप्रेसवे पर जो है साइड पट्टी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो जवाब है आपात स्थिति में रुकने के लिए, आपात स्थिति में रुकने के लिए। बात आया समझ में? एक्सप्रेसवे पर बनाया जाता है दोनों साइड से, इधर भी बना रहेगा, इधर भी बना रहेगा, है ना। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पे बनाया जाता है, ठीक है। आई होप ये भी बात आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है, कुछ तो कह रहा है। कह रहा है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली औसत वार्षिक जन हानि, जन मतलब आदमी, हानि मतलब नुकसान। भारत में जो रोड एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट में एक साल में लगभग लगभग कितने लोग मरते हैं, ये सवाल यहाँ पूछा गया है। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। यह प्रश्न है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली औसत जनहानि प्रति वर्ष। बात समझे? इसका अर्थ है, ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि एक साल में सड़क पर रोड एक्सीडेंट जो होता है उससे कितने लोग मरते हैं। तो 2022 का आंकड़ा था 1,35,000। एक साल में 1,35,000 लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं, जो कि सरकारी आंकड़ा है। ये 2022 का डाटा है। 2024 में 1.5 लाख से अधिक लोग, है ना, 1,50,000 से अधिक लोग जो है रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं, है ना, मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। ये सिर्फ भारत देश की बात है, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं है, भारत देश की बात है। अब सोचिए कि रोड पर हम लोग कितने असुरक्षित ढंग से गाड़ी चलाते हैं, है ना। एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण है ट्रैफिक नियमों की जानकारी हम लोगों के पास नहीं है। ट्रैफिक नियमों की जानकारी है भी तो हम लोग उसका पालन नहीं करते हैं। खाली पुलिस से बचने के लिए ट्रैफिक नियम का पालन करते हैं, अब बाकी टाइम में भूल जाते हैं। जब हम लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने लगेंगे, है ना, अपना कर्तव्य समझने लगेंगे, अपने जीवन की कीमत को समझने लगेंगे, अपने जीवन के मूल्यता को समझेंगे कि हमारा जीवन कितना मूल्यवान है, तो ये जो औसत जनहानि प्रति वर्ष 1.5 लाख है, ये कम हो जाएगा, है ना। हमारा जो गवर्नमेंट है सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चलाता है, आप जानते होंगे, ठीक है। तरह तरह से अवेयरनेस यानी लोगों के बीच जागरूकता फैलाता है ताकि रोड एक्सीडेंट कमे, ठीक है। तो फिलहाल जो है 2024 का आंकड़ा है 1,50,000 से अधिक लोग 2024 में रोड एक्सीडेंट से मारे गए हैं। आई होप ये प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न है पथ संगम पर, पथ संगम पर निम्न में कौन सबसे ज्यादा असुरक्षित है। जहां पर रोड का ज्वाइंट है, ठीक है, पथ संगम, जैसे एन से कोई रोड है और एन से कोई रोड है, तो दूगो रोड का जो मिलन बिंदु होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं पथ संगम। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पथ संगम, है ना। इंग्लिश में उसको कहा जाता है रोड इंटरसेक्शन। इंग्लिश में उसको कहा जाता है रोड इंटरसेक्शन। ध्यान दीजिए, पथ संगम को इंग्लिश में कहा जाता है रोड इंटरसेक्शन। पर सबसे ज्यादा असुरक्षित कौन है, सबसे ज्यादा खतरा में कौन है? तो पैदल यात्री और बाइक वाला, ठीक है। पैदल यात्री, है ना, अब मोटरसाइकिल वाला जो है वो सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है, क्योंकि एक्सीडेंट होने का चांस सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों का होता है। इसलिए पथ संगम पर, जहां पर सड़क एक दूसरे से मिलता है, दुराहा हो, तिनराहा हो, चौराहा हो, चौराहा समझते हैं, चौबटिया, इन जगहों पर जो है पैदल यात्री और बाइक वाले को तो जरूरत से ज्यादा सचेत रहना चाहिए, अन्यथा सड़क में घटना दुर्घटना होते रहेगा, ठीक है। आई होप ये प्रश्न भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अगला प्रश्न है द्रुत गति मार्ग को, द्रुत गति मार्ग यानी
एक्सप्रेसवे को जोड़ने और उससे बाहर निकलने के लिए जो सड़क बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अब ध्यान से समझिए, अभी हम आपको बताए थे, ठीक है, ये एक्सप्रेसवे है सपोज करिए, ठीक है, तो एक्सप्रेसवे पर खाली जाने के लिए 3 गो लाइन है, ठीक है। अब एक्सप्रेसवे जो है ना, सो दोनों तरफ से डिवाइडर से पैक रहता है ना। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेसवे जनरली जो है, जनरली चौर चाचर वाला इलाके में बनाया जाता है, वहां पर जानवर के दौड़ने की संभावना है। अगर एक्सप्रेसवे पर जानवर दौड़ जाएगा तो जानवर भी गया और गाड़ी वाला आदमी भी गया, इसलिए डिवाइडर से घेरा जाता है। एक्सप्रेसवे पर कम से कम 100 किलोमीटर जो है, 100 किलोमीटर तक आप लगातार चलिए। अगर आपको उतरना है तो उतरिए, नहीं तो जनरली अगर बीच में कोई शहर नहीं आया तो आपको कट सेक्शन नहीं मिलेगा, सड़क पर से उतरने का है ना कोई ऑप्शन नहीं। इनफैक्ट यू टर्न लेने का भी कोई विकल्प नहीं होता है। एक्सप्रेसवे पर चढ़ गए तो 100 किलोमीटर चलते रहिए, उतर गए तो फिर उतरे, है ना। चढ़ने का मतलब 100 किलोमीटर से पहले फिर ना तो आप यू टर्न ले सकते हैं और ना ही उतर सकते हैं, ठीक है। तो उतरने वाला भी कभी कभी, जैसे मान लीजिए कि ये एक्सप्रेसवे है और यहाँ पर कोई शहर है, सिटी, तो इस सिटी को एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करना है, तो इस एक्सप्रेसवे से ना एक रोड निकलेगा, ठीक है, और रोड ऐसा घुमावदार रहेगा, ऐसा घुमावदार रहेगा, घुमा घुमा करके आपको उतारेगा और उतार करके आपको कहाँ ले जाएगा? शहर से जोड़ेगा। ये होता है, अगर आप लोग एक्सप्रेसवे पर गए होंगे तो पता होगा, एकदम रिंग के जैसे नचा देता है। तो हमसे पूछा गया है कि वही एक्सप्रेसवे वाला जो सड़क होगा, द्रुत गति मार्ग, है ना, उस पर किसी शहर को जोड़ने के लिए, है ना, हम रोड पर चढ़ेंगे या एक्सप्रेसवे पर से उतरेंगे, तो उतरने वाला ये जो सड़क है, ये जो सड़क, इस सड़क को क्या कहा जाता है? इस सड़क को कहा जाता है स्लिप रोड। क्या कहा जाता है? स्लिप रोड, ठीक है, स्लिप रोड कहा जाता है। ध्यान से समझिए, स्लिप रोड कहा जाता है, SLEAP, स्लिप रोड कहा जाता है, समझे। तो एक्सप्रेसवे पर चढ़ने के लिए जो सड़क होता है या एक्सप्रेसवे पर से उतरने के लिए जो सड़क होता है उसको हम लोग कहते हैं स्लिप रोड। बात है समझ में, कैसा वो सड़क रहेगा सो, ठीक है। तो यही चीज होता है कि एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट करने के लिए एक्सप्रेसवे बनाए, लेकिन बीच में कोई छोटा शहर है, हम उसको भी एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेसवे पर उस शहर के लिए उतरने का और चढ़ने का व्यवस्था करना होगा रोड का, तो उस रोड को क्या कहा जाता है? तो उस रोड को कहा जाता है स्लिप रोड, ठीक है। उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से क्या चोर को आपकी कार चोरी करने से रोकने में मदद कर सकता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि चोर आपकी गाड़ी को चोरी करना चाहता है, चोर आपकी गाड़ी को चोरी करना चाहता है ना, लेकिन आप चाहते हैं कि चोर आपकी गाड़ी को चोरी ना कर पाए। तो 4 ऑप्शन में से कौन है जो चोर को चोरी करने नहीं देगा? ठीक है, तो हेडलाइट का हमेशा चालू रखना नहीं, हेडलाइट चालू रहे चाहे बंद रहे, चोर चाहेगा तो चोरी कर ही लेगा, तो ये सही ऑप्शन नहीं है। आंतरिक बत्तियों को हमेशा चालू रखना ना, गाड़ी के अंदर वाला बत्ती हरदम जलित रहेगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है, चोर चाहे तो चोरी कर सकता है, ठीक है। खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद रखना, हाँ ये सही ऑप्शन है। अगर गाड़ी का खिड़की यानी शीशा चारों तरफ से लॉक है, गाड़ी का शीशा चारों तरफ से लॉक है, मतलब गाड़ी आपका अंदर से लॉक है, गाड़ी सुरक्षित है, सेफ है, चोर चाहे तब भी गाड़ी के अंदर प्रवेश नॉर्मली नहीं कर सकता है। शीशा तोड़ के करेगा, लॉक तोड़ के करेगा, लेकिन नॉर्मली अंदर नहीं जा सकता है। और जब अंदर नहीं जाएगा तो चोरी करेगा कैसे? समझ में आया? तो चोर को चोरी करने से निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन रोकेगा? तो ऑप्शन है खिड़कियों का अच्छी तरह से बंद रखना। ये जो ऑप्शन है, अगर ये जो तरीका है हम लोग अपनाते हैं तो हमारी गाड़ी चोरी होने से बच जाती है। इसलिए जब भी आप सड़क पर जाएं, गाड़ी को पार्क करें तो हमेशा गाड़ी को लॉक जरूर करें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कहता है अगर पशु की रखवाली करने वाला जो आदमी है वो गाड़ी को रोकने का संकेत करे, है ना, कहे कि ये भाई रुक जाइए, हमारी गाय जा रही है, हमारी भैंसिया जा रही है, बैल जा रहा है, रुक जाइए, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको रुकना चाहिए, क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम में उसको अधिकार मिला हुआ है पशु के चरवाहे को, पशु के मालिक को, कि वो अपनी पशु पर खतरा देखेगा तो आपको रोकेगा और आपको रुकना पड़ेगा। आप उस पर ये
तैस नहीं दिखा सकते हैं कि हम रोड का टैक्स भरते हैं, तुम जल्दी से अपने गाय को रोड पर से हटाओ, हम अपनी गाड़ी को लेके जाएंगे ना। आप तैस नहीं दिखा सकते हैं। उस सावधानी पूर्वक अपने पशु को साइड करेगा, फिर आप वहां से आराम से जाएंगे। ठीक है, तो पशु का जो मालिक होगा, रखवाली करने वाला होगा, अगर वो ड्राइवर को बोले कि गाड़ी रोकिए, तो चालक को यानी ड्राइवर को अवश्य ही रुकना चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम में इसका उल्लेख किया जाता है। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न क्या कह रहा है। आगे का प्रश्न है, दुर्घटना की स्थिति में आपकी कौन सी जानकारी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए सहायता प्रद हो सकती है। ठीक है, देखिए, अगर आप देख लिए कि किसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुआ है ना, दुर्घटना का कंडीशन बन गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें आपके पास कौन सा जानकारी है, आपके पास कौन सा जानकारी है, आपके पास कौन सा हुनर है जो उस आदमी के लाइफ को बचा सकता है, जीवन को बचा सकता है, उसको उस क्षण, उस समय, उस मोमेंट पर सहायता दे सकता है। तो है आपके पास जो प्राथमिक उपचार का नॉलेज होगा ना, है ना, घाव का बैंडेज वैंडेज करने का, है ना, CPR देने का, हार्ट पंप करने का, है ना, तो जो भी आपके पास प्राथमिक उपचार, है ना, प्राइमरी ट्रीटमेंट का जो आपके पास, है ना, फर्स्ट एड का जो आपके पास नॉलेज होगा, वही उसका जान बचा सकता है। ठीक है, गाड़ी मरम्मत करिएगा तो आदमी का जान थोड़े बचेगा, नहीं बचेगा। कानूनी सहायता दीजिएगा तो उसका जान थोड़े बचेगा, नहीं। आपको जो प्राथमिक उपचार करने आता होगा, है ना, कम से कम संसाधन में अधिक से अधिक उपयोग करके, है ना, आप उसका जान बचाने की कोशिश करिएगा। किस चीज के मदद से? तो प्राथमिक उपचार का जो आपके पास ज्ञान है, उस ज्ञान के मदद से। ठीक है, तो आगे का प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कौन सा है? हरी बत्ती के बाद कौन सी लाइट जलती है? हरी बत्ती के बाद कौन सी लाइट जलती है? अब देखिए, इसका सीक्वेंस आप जान लीजिए। हाँ, इसी प्रश्न पर आप लोग चर्चा कर रहे थे ना, इसका सीक्वेंस अभी तुरंत आएगा। ठीक है, हरी बत्ती के बाद कौन सी लाइट जलती है? तो पीली लाइट भी जलती है। कब जलेगी? यहाँ पर 4 गो कलर का कॉम्बिनेशन आएगा। तुरंत एगो क्वेश्चन लेकर के आए हैं PPT में, उस क्वेश्चन को आप लोग के सामने जब आएगा स्क्रीन पर, तो उस समय डिस्कस करेंगे इस कलर के बारे में। ठीक है, हरी बत्ती के बाद कौन सी लाइट जलेगी? तो पीली बत्ती जलेगी। ठीक है, सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण क्या है? रोड पर जो एक्सीडेंट होता है उसका मेन कारण क्या है? तो मेन कारण खराब सड़कें ना। सड़क खराब है तो गाड़ी और धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, हमारे यहाँ एक नेता है, उनसे पूछा गया कि आप अपने क्षेत्र में रोड काहे नहीं बनवाते हैं? तो बोले, देखिए, भारत में ना रोड एक्सीडेंट से हर साल 1.5-2 लाख लोग मर रहा है, इसलिए हम रोड नहीं बनवाते हैं। रोड नहीं बनवाएंगे, रोड टूटल रहेगा ना, तो युवा सब जो है गाड़ी धीरे धीरे चलाएगा। गाड़ी धीरे धीरे चलाएगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा तो मरने से बच जाएगा। आया समझ में? तो खराब सड़क जो है एक्सीडेंट नहीं होता है खराब सड़क से। क्या समझे? बड़ा अच्छा बात बोले थे नेताजी, सही बात बोले थे ना। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है, सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है ड्राइवर की गलती। ड्राइवर जो है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में गाड़ी चलाएगा, जरूरत से ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाएगा, हाँ या ना, दारू पी के गाड़ी चलाएगा, ओवरटेक करना चाहेगा, जो ओवरटेक करने वाला जगह नहीं होगा वहां पर भी। तो ड्राइवर किसी प्रकार से गलती करेगा, ठीक है, मनवर्ती करेगा, तो सड़क दुर्घटना होगा ही होगा। तो सड़क दुर्घटना का प्रमुख कारण होता है चालक की गलती। अगर एक्सीडेंट होने वाला भी कंडीशन बन गया है और ड्राइवर चालाक है, समझदार है, उसका सेंस काम कर रहा है, तो बड़े से बड़े घटना को कंट्रोल कर सकता है और घटना होने नहीं देगा। ड्राइवर अपनी सूझबूझ से, अपनी चालाकी से होने वाली दुर्घटनाओं को टाल सकता है। ठीक है, अगर ड्राइवर ही गलती करेगा, है ना, चालक ही गलती करेगा, तब तो सड़क दुर्घटना होना फिक्स है। ठीक है, आगे चलिए, आगे के प्रश्न पर चला जाए। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है, आप सामने के वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं। सामने से जो गाड़ी जा रही है, आपके सामने जो गाड़ी है, उसको ओवरटेक कहाँ से करेंगे? तो ध्यान दीजिए, ओवरटेक हमेशा किस साइड से होती है? दाहिने साइड से। बाएं साइड से कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, नियम है। हमेशा आप क्या करिएगा? दाहिने साइड से ओवरटेक करिएगा। तो जवाब है
उस वाहन के दाहिनी तरफ से, है ना। गाड़ी आपके आगे है, आप उसको टप के आगे जाना चाहते हैं, उसको ओवरटेक करना चाहते हैं, तो ओवरटेक हमेशा किस तरफ से करेंगे? दाहिनी तरफ से करेंगे। ठीक है, आगे का प्रश्न देखा जाए साथियों, आगे का प्रश्न क्या कह रहा है। आगे का प्रश्न है, नियंत्रित चौराहे पर यू टर्न लेते समय, ठीक है, नियंत्रित चौराहे पर, ठीक है, यू टर्न लेते समय, मतलब ऐसा चौराहा, ऐसा चौराहा, ऐसा चौबटिया जहां पर ट्रैफिक सिग्नल लगा हो, उस चौराहा को कहा जाता है नियंत्रित चौराहा। उस चौराहा को क्या कहा जाता है? नियंत्रित चौराहा। और जहां पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं है या ट्रैफिक पुलिस नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं अनियंत्रित चौराहा। और अनियंत्रित चौराहा पर हमें अपने सूझबूझ से काम करना होता है। लेकिन जो नियंत्रित चौराहा है, जहां पर ट्रैफिक साइन सिग्नल है या ट्रैफिक अधिकारी है, तो उस चौराहा को हम लोग क्या कहते हैं? नियंत्रित चौराहा कहते हैं। अगर नियंत्रित चौराहा पर हमें यू टर्न लेना है, यू टर्न मतलब इस रास्ता पर जा रहे थे लेकिन पता चला कि रास्ता गलत है, वापस इस रास्ता पर आना है, ऐसे करके मुड़ के आना है, तो मुड़ने के लिए आप क्या करिएगा? तो आप जो है यातायात बत्ती को देखिएगा कि हरियर रंग का हुआ कि नहीं हुआ। हरियर रंग का जो बत्ती होता है वो कहता है, संकेत हमें देता है कि अब जाइए, है ना, गो। तो ग्रीन बत्ती हमें गो का सिग्नल देता है। ठीक है, तो गो कब होंगे हम, चलेंगे कब हम? जब बत्ती हरी हो जाएगी तब। तो एक बार फिर से इस प्रश्न को समझ लीजिए। इस प्रश्न में हम आपको नियंत्रित चौराहा का मतलब समझाए और यू टर्न का मतलब समझाए। फिर प्रश्न पर आए कि नियंत्रित चौराहे पर यू टर्न लेते समय हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ट्रैफिक सिग्नल के ग्रीन होने का वेट करना चाहिए, ट्रैफिक लाइट के ग्रीन होने का वेट करना चाहिए। जब ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो जाएगा तब जाकर के हम वहां से यू टर्न लेंगे। अगला प्रश्न, अगर आप अपनी लेन बदलने का इरादा रखते हैं, ठीक है, लेन बदलने का इरादा रखते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे ये सड़क है, ठीक है, ये सड़क है ना, और ये सड़क का 3 हिस्सा हो गया, ठीक है, इसमें भी गाड़ी चल रही है, इसमें भी चल रही है और इसमें भी चल रही है। आप हैं, है ना, किसी गाड़ी के पीछे, सपोज करिए कि आप यहाँ पर हैं, ठीक, और आप लेन बदल के इस लेन से इस लेन में जाना चाहते हैं। ठीक है, इस ये हो गया लेन नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। आप 2 नंबर लेन से 3 नंबर लेन में जाना चाहते हैं, तो आप क्या करिएगा? तो आप तो सबसे पहले साइड मिरर देखिएगा अपना कि क्या पीछे कोई गाड़ी है। अगर है तो लेन नहीं बदलेंगे। अगर गाड़ी बहुत दूर है, बहुत दूर है, एक सुनिश्चित दूरी है, कम से कम 70 मीटर की दूरी है, बड़े सड़क पर, हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर, ग्रामीण सड़क पर अगर कम से कम 30-40 मीटर की दूरी है, तभी हम क्या करेंगे? लेन बदलेंगे। यानी अन्य गाड़ियों से उचित दूरी बनेगी तो लेन बदलेंगे, और दूरी नहीं बनेगी तो लेन नहीं बदलेंगे। इसका उल्टा भी सवाल हो सकता है। अगर हो सकता है कि आप लेन नंबर 3 में हैं और लेन नंबर 3 से आपको कहाँ आना है? लेन नंबर 2 में, तो उस कंडीशन में आप पहले अपना बायां मिरर को देखिएगा, क्या इस लेन में कोई गाड़ी करीब है? अगर करीब है तो लेन नहीं बदलेंगे, और दूर है तो हम लेन चट से बदल लेंगे। बिना मिरर देखे लेन नहीं बदलेंगे, अन्यथा एक्सीडेंट होने का पूरा चांस रहेगा। पीछे से गाड़ी आएगा, धक्का मार देगा, उसका भी नुकसान, हमारा भी नुकसान। एक्सप्रेसवे पर तो लेन बदलने में कई दफ़ा एक्सीडेंट होते हम लोग देखे हैं। ठीक है, सड़क पर चलते रहते हैं तो देखते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को समझा जाए फिर से कि अगर आप अपना लेन बदलना चाहते हैं, मतलब सड़क के एक छोर से दूसरे छोर पर जाना चाहते हैं, ऐसा अगर आपका इरादा है तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, तो पहले तो सब चीज़ देख लीजिए और उसके बाद इंडिकेटर जलाइए। क्या जलाइए? इंडिकेटर, कि हाँ भैया हम दहिना चढ़ना चाहते हैं, हाँ भैया हम बायां चढ़ना चाहते हैं, तब ना पीछे के गाड़ी वाला को संकेत मिलेगा, तो उस हिसाब से वो भी रिएक्ट करेगा। तो आपको अग्रिम मतलब पहले से ही उचित संकेत दे देना चाहिए कि हम दहिना मुड़ने वाले हैं कि बायां मुड़ने वाले हैं। उसके बाद ही आपको अपना लेन चेंज करना चाहिए, अन्यथा आपको अपना लेन चेंज करना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है ना सब लोग को? ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न पर चला जाए। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है? आगे का प्रश्न है, मोटरसाइकिल की सवारी करते हुए हाथ संकेतों का हमेशा देना चाहिए। ठीक है, हाथ संकेत
मोटरसाइकिल से आप चल रहे हैं, है ना, मोटरसाइकिल की सवारी कर रहे हैं, तो अपने हाथ से सिग्नल दीजिएगा। किस हाथ से सिग्नल दीजिएगा? तो दाहिना हाथ से। किस हाथ से सिग्नल दीजिएगा? दाहिना हाथ से। प्रश्न है कि अगर आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक चलाने के क्रम में आप किस हाथ से सिग्नल देंगे? तो जवाब है केवल और केवल किस हाथ से सिग्नल दीजिएगा? दाहिना हाथ से। बाएं हाथ से सिग्नल नहीं दीजिएगा। जैसे अगर आपकी गाड़ी का इंडिकेटर खराब है और दाहिना मुड़ना है, तो आप किस हाथ से सिग्नल दीजिएगा? दाहिना हाथ से। बायां मुड़ने का भी सिग्नल दाहिना हाथ से दिया जा सकता है। इसका एक अलग से टॉपिक आता है जिसे हम लोग बोलते हैं हैंड सिग्नल। क्या बोलते हैं? हैंड सिग्नल। इस पर हम लोग एक अलग से क्लास करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, आगे के टॉपिक को देखिए। आगे का टॉपिक क्या कह रहा है? अगर आप चौराहे पर चमकती हुई पीली रोशनी देखते हैं, चमकती हुई पीली रोशनी यानी ब्लिंकिंग लाइट है, ब्लिंक कर रहा है, भुकुर चुकुर कर रहा है। कैसन भुकुर चुकुर कर रहा है? तो पीयर रंग के बत्ती भुकुर चुकुर कर रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ हुआ कि पहले रुकिए, आजू बाजू में देखिए। अगर रास्ता खाली है, रास्ता सुरक्षित है, तो चल जाइए, ठीक है। इसका अर्थ यही हुआ कि पहले आप गति कम करिए, गति को रोकिए, है ना, और फिर सावधानी पूर्वक, मतलब आजू बाजू में देख करके, अगर आपको लगे कि रास्ता खाली है तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, और रास्ता खाली नहीं लगेगा तो आगे बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे चलिए, आगे का प्रश्न क्या कह रहा है? आगे के प्रश्न को देखा जाए, आगे के प्रश्न को देखा जाए। इस तरह एक स्वचालित यातायात बत्ती में रोशनी चमकेगी। ये देखिए, स्वचालित की बात हो रही है। स्वचालित यातायात बत्ती, इंग्लिश में इसको कहा जाता है ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड, ठीक है, ऑटोमेटेड ट्रैफिक लाइट, ऑटोमेटेड ट्रैफिक लाइट, ठीक है। ऑटोमेटेड ट्रैफिक लाइट जो होता है उसको हिंदी में हम लोग स्वचालित यातायात बत्ती कहते हैं, ठीक है। जो अपना मन से कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल होगा और अपना मन से, जैसे देखिए, ट्रैफिक पुलिस बैठल रहेगा एकदम अपना ऑफिस में, ठीक है। ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा से हर एक चौराहे पर नजर रखेगा। लगेगा कि इधर के गाड़ी को रोकना है, इधर के गाड़ी को रोकना है, इधर के गाड़ी को चलाना है। जैसा उसको लगेगा वैसा वो ट्रैफिक सिग्नल तैयार करेगा, ठीक है, कंप्यूटर से, ठीक है, कंप्यूटर से। और ट्रैफिक सिग्नल लगा कहाँ रहेगा? चौराहा पर लगा रहेगा। तो ऐसे पहले सिग्नल को, ऐसे यातायात बत्ती को हम लोग कहते हैं कथी? स्वचालित यातायात बत्ती। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑटोमेटेड ट्रैफिक लाइट। पहले तो आप ये बात समझ जाइए, उसके बाद आप ये बात समझने का प्रयास करिए कि इसमें जो है 4 प्रकार का लाइट आप देख सकते हैं, है ना। 3 प्रकार वाला में तो हरियर लाल पियर होबे करता है। सबसे पहले लाल का अर्थ होता था रुकिए, था, हम था बोल रहे हैं, मतलब 3 प्रकार के लाइट में बात हो रही है। पीला का अर्थ चलने के लिए तैयार हो जाइए, और ग्रीन मतलब चल दीजिए। बचपन में पढ़े होंगे आप लोग, पहला दूसरा में भी सब चीज पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ऑटोमेटेड ट्रैफिक लाइट की बात हो रही है, तो उसमें लाइट के बढ़ने का क्रम पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कौन सा लाइट जलेगा। तो आप जान लीजिए हरी बत्ती, है ना। सबसे पहले किस बत्ती का अर्थ निकल रहा है? हरी बत्ती। हरी बत्ती का अर्थ है कि चलते रहिए, चलिए, गो, ठीक है। पीली बत्ती का अर्थ है, ठीक है, चलने के लिए तैयार हो जाइए, या इसका अर्थ है कि रुकने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप चल रहे हैं और पीला बत्ती बढ़ गया, मतलब रुकने के लिए तैयार हो जाइए, नहीं तो आजू बाजू में देखिए तब जाइए। बात आया समझ में? अगर आप पहले से ही रुके हुए हैं और तब पीला बत्ती जला, तो इसका अर्थ है कि अब चलने के लिए तैयार हो जाइए। दोनों अर्थ निकलता है पीला बत्ती का। पीला के बाद आता है लाल, तो लाल का अर्थ होता है रुकिए, है ना। और फिर हरियर का अर्थ होता है कथी? चलिए, ठीक है। तो ये है संकेत का ऑर्डर, है ना। ग्रीन, येलो, रेड, ग्रीन, है ना। हरा, पीला, लाल, हरा, ठीक है। हरा, पीला, लाल, और फिर कौन? हरा, ठीक है। हरा के बाद फिर रिपीट वही होगा, हरा के बाद फिर रिपीट कौन होगा? पीला, और पीला के बाद फिर रिपीट कौन होगा? लाल। इसको आप लोग अगर नहीं समझे तो फिर से समझिए। अगर एकदम शॉर्टकट में समझे तो 3 गो कलर हुआ, 3 गो कलर हुआ। एगो हुआ रेड कलर, ठीक है। उसके बाद हुआ कौन सा कलर? येलो कलर, ठीक है। उसके बाद कौन सा कलर हुआ, है ना। उसके बाद इसको पहले ग्रीन से शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रीन देखिए, ये ग्रीन कलर हो गया। ग्रीन का अर्थ होता है आप चलते रहिए, ठीक है। येलो का अर्थ है, येलो का अर्थ है रुकिए। येलो देखिए, येलो का अर्थ मेरे प्यारे भाइयों रुकिए, या रुकने के लिए तैयार हो जाइए। रुकिए नहीं, रुकने के लिए
तैयार हो जाइए। ठीक है, अगर रुके हुए हैं तो चलने के लिए तैयार हो जाइए। उसके बाद आता है सिग्नल कौन सा, रेड आता है। ठीक है, तो पहले हो गया ग्रीन, तब हो गया येलो, तब हो गया कौन, रेड। अगर आप एक और सेट बनाइएगा, तो एक सेट बन गया, एक और सेट बनाइएगा तो अगला सेट में फिर किस कलर का यूज करना होगा, ग्रीन कलर का। किस कलर का यूज करना होगा, ग्रीन कलर का। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ये बताया गया है कि जो ऑटोमेटेड ट्रैफिक बत्ती होती है, ऑटोमेटेड ट्रैफिक बत्ती, उसका कलर का जो सीक्वेंस होता है क्या होता है, हरा, हरा के बाद पीला, और पीला के बाद कौन, लाल। जब लाल हो गया तो फिर बारी किसका आएगा, हरा का आएगा। फिर हरा हो जाएगा तो बारी किसका आएगा, पीला का। फिर पीला हो जाएगा तो बारी किसका, लाल का। फिर लाल हो जाएगा तो बारी किसका आएगा, हरा का। इसलिए ये ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि लाल के बाद कौन सी बत्ती जलेगी, तो हरी बत्ती जलेगी। और ये बोलना गलत नहीं है, ये बोलना सही है। लाल के बाद कौन जलेगी, हरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 कलर का एक सेट है, 3 कलर का क्या है, सेट है। ठीक है, यही सेट बार बार क्या होगा, रिपीट होते चला जाएगा। इसलिए आप ध्यान में रखेंगे कि इससे अगर प्रश्न आता है तो इस प्रश्न को आप लोग कवर अप कर लेंगे। क्या ये बात समझे कि नहीं समझे। 3 कलर का सेट है, हरियर पियर लाल, हरियर पियर लाल, हरियर पियर लाल, हरियर पियर लाल। ठीक है, ये सेट बनते चला जाएगा किसके अंदर, तो ऑटोमेटेड यातायात बत्ती के बीच। ऑटोमेटेड यातायात बत्ती क्या होता है, तो जो कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, और जो सिग्नल है उस सिग्नल को आप तक पहुंचाता है। आगे देखिए, द्विमार्गी रास्ते पर, द्विमार्गी रास्ता मतलब 2 तरफ का जो रास्ता होता है, उस पर अगर आपका गाड़ी खराब हो गया, उस पर अगर आपका गाड़ी खराब हो गया, ठीक है, तो आप चेतावनी वाला जो शंकु होगा या चेतावनी वाला जो त्रिकोण होगा वो आप कहाँ पर रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई सड़क है, ये सड़क है, ठीक है, 2 वे है, मतलब जाने वाला भी है और सड़क आने वाला भी है। यहाँ पर मेरी गाड़ी है और गाड़ी हो गई खराब, है ना। यहाँ पर मेरी गाड़ी हो गई कथी, खराब। अरे बोलिए, आया समझ में, गाड़ी हो गई खराब। ठीक है, अब ये गाड़ी रोड से बाईं तरफ नहीं आ सकता है। अगर सड़क से उतार के लगाने का जुगाड़ होता तो लगा देते, लेकिन ऐसा खराब हुआ कि रोडे पर रहेगा, ना दहिना जाएगा ना बाया जाएगा। ठीक है, चक्का टूट के अलग हो गया, एक्सल टूट गया, कुछ भी हो गया, है ना, चक्का ब्लास्ट हो गया, आवाज हो गया, तो गाड़ी साइड नहीं हो सकता है। तो उस परिस्थिति में आप चेतावनी वाला जो शंकु रखाएगा, कितना दूर पर रखाएगा, तो कम से कम जो है 50 मीटर की दूरी पर। क्या मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर। गाड़ी से 50 मीटर की दूरी पर शंकु रखिएगा, चेतावनी वाला संकेत रखिएगा। डेंजर जो लिखा रहता है ना, डेंजर लिखा वाला, ठीक है, डेंजर लिखा वाला पत्थर रहे चाहे कौन रहे, वो रखिएगा 50 मीटर दूर, ताकि सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही हो तो डेंजर वाला संग को देख करके अपना रास्ता चेंज कर ले। क्या ये बात आप लोग को समझ में आया। तो ये आप लोग रोड पर ऑब्जर्व भी किए होंगे। ठीक है, कई दफ़ा पुल वगैरह पे या एक्सप्रेस वे पे या हाईवे पे भी ये देखने को आपको मिल जाएगा। अगर आप उचित दूरी पर नहीं रखेंगे, गाड़ी के सटा का शंकु रखेंगे, तो गाड़ी को दिक्कत न हो जाएगा फिर लेन चेंज करने में। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी गाड़ी से लगभग 50 मीटर की दूरी पर चेतावनी वाला शंकु रखेंगे, चेतावनी वाला त्रिकोण रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है, आप अन्य वाहन में बाधा डालते हुए वाहन खड़ा कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, कभी नहीं। लेकिन एक वो ऐसा कंडीशन है, इसका पहले मीनिंग समझिए। जैसे आप अपना गाड़ी को कहीं पर रोके हैं, आप अपना गाड़ी को कहीं पर खड़ा किए हैं, आप अपना गाड़ी को कहीं पर पार्क किए हैं, ठीक है, या 2 मिनट के लिए ही रोके हैं। ठीक है, इससे अगर किसी गाड़ी को असुविधा हो रहा है तो दिक्कत वाली बात है। आप किसी दूसरे को असुविधा नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आप पैसेंजर को चढ़ा रहे हैं या पैसेंजर को उतार रहे हैं, ध्यान दीजिए, या आप पैसेंजर चढ़ा रहे हैं या पैसेंजर उतार रहे हैं, इस परिस्थिति में, है ना, किसी दूसरे गाड़ी वाले को रुकना भी पड़ रहा है, असुविधा भी हो रहा है, तो आप अपराधी नहीं हैं। बात है समझ में। आप लोग शहर में देखते होंगे, बस को जब मन हुआ तो रोक दिया, बीच रोडे पर रोक दिया, क्यों, तो पैसेंजर को उतारना है, क्यों, तो पैसेंजर को चढ़ाना है। तो ये अपराध नहीं है। लेकिन बेवजह अगर उस सड़क पर 5 मिनट रोक देगा, न पैसेंजर चढ़ाने के लिए रोका न उतारने के लिए रोका, बेवजह रोका, तो वो क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये प्रश्न यही पूछ रहा है आपसे कि अगर आप
अन्य वाहन में बाधा डाल रहे हैं, अन्य वाहन को परेशान करते हुए अपना गाड़ी को खड़ा कर दिए, रोक दिए, ठीक है। ऐसा काम आप कब कर सकते हैं? ठीक है, तो यात्रियों को लेने के समय और यात्रियों को छोड़ने के समय, ठीक है, ये लीगल है, ठीक है। अगर बेवजह खड़ा कर दिए और दूसरा को परेशान कर दिए तो यह इलीगल काम है, इसके लिए आप पर जुर्माना हो सकता है, ठीक है। और कुछ ना होगा तो सामान्य जुर्माना 500 से 1000 रुपया का तो हो ही जाएगा, ठीक है। आगे के प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, जब यातायात बत्ती काम नहीं कर रही हो, यातायात बत्ती कहीं पर खराब हो, ठीक है, काम नहीं कर रही हो, तब आपको क्या एहतियात बरतनी चाहिए, है ना? आपको क्या एहतियात बरतनी चाहिए? सपोज कीजिए कि कोई चौराहा है, ठीक है, और वहां पर कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं बढ़ रहा है, ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहा है, उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो हमें रुकना चाहिए, हमें दाहिने बाएं देखना चाहिए, सामने देखना चाहिए। अगर हमें लगे कि गाड़ी हम लेके जा सकते हैं, चारों तरफ का माहौल सुरक्षित है, तो हम अपनी मर्जी से गाड़ी को लेकर के जा सकते हैं, है ना, लेकिन देख सुन के। तो सवाल पूछा कि जब यातायात बत्ती काम नहीं कर रहा हो, ट्रैफिक लाइट काम नहीं कर रहा हो, तो हमें क्या एहतियात बरतना चाहिए? तो हमको रुकना है, दाएं देखें, बाएं देखें, अगर देखें कि भाई रोड पर गाड़ी नहीं है तो सावधानी पूर्वक हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि ढलान से नीचे उतरते समय क्या दबाना चाहिए, है ना? ढलान है, ढलान, है ना, ढलान भरा सड़क है। अगर हम सड़क बनाए तो ये देखिए, है ना, ऐसा कोई सड़क है, ठीक है, ढलान भरा सड़क, इस पर से कोई गाड़ी उतर रहा है, ठीक है, इस पर से कोई गाड़ी उतर रहा है, ध्यान दीजिए, इस पर से गाड़ी उतर रहा है, तो ढलान पर तो गाड़ी का स्पीड अपने आप ज़्यादा हो जाता है। तो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे? तो पहले तो आप ब्रेक दबाएंगे, ठीक है, पहले आप ब्रेक दबाएंगे। ब्रेक अगर आप दबाएंगे तो गाड़ी का स्पीड कमांड में आ जाएगा, ठीक है। अगर गियर डाउन करना होगा तो गियर डाउन करेंगे क्लच दबा करके। तो सबसे पहले क्या दबाएंगे? तो सबसे पहले ब्रेक दबाएंगे। अच्छा, अगर ढलान 100-200 मीटर है, तनिए दूर है तो चलेगा, लेकिन अगर आपको 50 किलोमीटर लगातार ढलान वाला सड़क है तब फिर आप ब्रेक मत दबाइए। कोशिश करिए कि कम से कम गियर में, 1 नंबर गियर में गाड़ी चलाएं, 1 नंबर गियर में, ठीक है। 2 नंबर में गाड़ी चलाएं, 2 नंबर गियर में। 3 नंबर 4 नंबर गियर में गाड़ी चला रहे हैं, आप ब्रेक पर चढ़े हुए हैं, है ना, मतलब 3 नंबर 4 नंबर गियर दे करके हम एक तरफ स्पीड को न्योता दे रहे हैं कि हमारी गाड़ी स्पीड हो जाए, अतः ब्रेक भी दबा रहे हैं कि मेरा गाड़ी धीमा हो जाए। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका जो ब्रेक होगा, ब्रेक के अंदर जो लेदर होता है, लेदर, वो जल जाएगा, और जब लेदर जल जाएगा तो ब्रेक फेल हो जाएगा, और जब ब्रेक फेल होगा ढलान वाला सड़क पर तो खाई में जाइएगा तो बॉडी भी नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो इस सब चीज़ को समझिए, ठीक है, ये सब चीज़ समझना जरूरी है। ढलान वाले सड़क पर अगर कम दूर सड़क है तो आप तो ब्रेक लगाइए लीजिएगा, लेकिन 50 किलोमीटर लगातार ढलान वाला सड़क पर उतरना है आपको, पहाड़ी क्षेत्र में जाइएगा तो ऐसा होगा, तो उस समय आपको गियर कम करिए, गियर कम रखिएगा, ऑटोमेटिक आपका गाड़ी का स्पीड कंट्रोल में रहेगा। अब तो जो गाड़ी आई है, ठीक है, उसमें हिल डिसेंट मोड भी दे दिया गया है, हिल डिसेंट मोड, ठीक है, हिल डिसेंट मोड दिया जाता है। सर ये हिल डिसेंट मोड क्या है? ठीक है, तो पहाड़ पर से जब आप उतर रहे होंगे, ठीक है, ढलान वाली सड़क पर उतर रहे होंगे, ठीक है, तो ये वाला अगर मोड अगर आप डाल देते हैं, इसका स्विच ऑन कर देते हैं, तो गाड़ी अपने स्पीड को खुद कंट्रोल करेगा। गियर 4 नंबर रहेगा तो ये गाड़ी स्पीड खुद कंट्रोल करेगा, और गाड़ी अपने स्पीड को मिनिमम बना के रखेगा, ताकि गाड़ी आपके कंट्रोल में भी रहे, आपको ब्रेक भी लेना न पड़े। ब्रेक नहीं लीजिएगा तो एक्सीडेंट से बचिएगा। बात आया समझ में? तो ये चीज़ें होती है। तो एक बार फिर से प्रश्न पर आइए, ढलान से नीचे उतरते समय हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले ब्रेक दबाना चाहिए, और उसके बाद अगर जरूरी हो तब क्लच दबाइए। पहले अगर क्लच दबा दीजिएगा तो गाड़ी तो फ्री हो जाएगा, गाड़ी फ्री हो जाएगा तो गाड़ी का इंजन फ्री होगा, तो और ही ज़्यादा स्पीड हो जाएगा गाड़ी। ध्यान दीजिएगा, इसलिए पहले क्लच नहीं बल्कि पहले ब्रेक दबाया जाता है। अगले का क्वेश्चन पर आइए, इंजन ब्रेकिंग क्या होता है? इंजन ब्रेकिंग अभी ये तो हम बताए हैं कि ढलान वाली सड़क पर अगर आप अपनी गाड़ी के गियर को डाउन रखते हैं, ठीक है, 6 नंबर 7 नंबर 5 नंबर नहीं, 3 नंबर भी नहीं, 2 नंबर 1 नंबर, जब आप गियर को हाई से लो करते हैं, मतलब 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो तुरंत जब आप गियर डाउन करेंगे तो गाड़ी का स्पीड धनाधन क्या होते चला जाएगा? नीचे होते चला जाएगा, गाड़ी का स्पीड डाउन होते चला जाएगा।
इसी प्रोसेस को हम लोग इंजन ब्रेकिंग कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंजन ब्रेकिंग। तो प्रश्न है इंजन ब्रेकिंग क्या है? तो जवाब है एक एक करके नीचे के गियर में बदल कर गति को नियंत्रित करना। ठीक है, 6 नंबर गियर से 5 नंबर में गए, 5 से 4 में गए, 4 से 3 में गए, 3 से 2 में गए, 2 से 1 में गए। हर बार हमारा गाड़ी का क्या होते चला गया? स्पीड कम होते चला गया। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंजन ब्रेकिंग कहते हैं। उम्मीद है कि ये सारी बातें आप लोगों के दिमाग में बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है अनेक लेन वाली सड़क पर वाहन चलाते समय, है ना, लेन में वाहन चलाऊंगा और उसे बदलूंगा। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि महोदय बहुत सारे लेन वाली सड़क है, मतलब 2 लेन सड़क है या 3 लेन सड़क है, तो आप जो है गाड़ी का लेन कैसे बदलिएगा? तो संकेत दे के बदलिएगा कि हम बाईं तरफ आ रहे हैं या हम दाईं तरफ जा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा? तो मैं जो है भैया उचित संकेत दूंगा और उसके बाद ही अपना लेन बदलूंगा, उसके बाद ही अपना लेन को चेंज करूंगा। दाहिना मुड़ना है तो दाहिने तरफ का संकेत दूंगा और बायां मुड़ना है तो बाएं तरफ का संकेत दूंगा। ठीक है, आगे का प्रश्न देखा जाए। आगे का प्रश्न है क्लच राइडिंग क्या होता है? नाम इससे स्पष्ट है, क्लच राइडिंग। ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हैं, रोड पर चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका लेफ्ट पैर जो है बेवजह क्लच पर पड़ा हुआ है। अगर क्लच 10%, 20% या 25% भी आपके पैर से दब रहा है, थोड़ा भी क्लच दब रहा है, गाड़ी चलने के क्रम में बेवजह यदि आपका क्लच थोड़ा सा भी दब रहा है, तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं क्लच राइडिंग। क्लच राइडिंग की वजह से आपके गाड़ी का माइलेज कम जाएगा और क्लच प्लेट जल्दी जलेगा। ध्यान दीजिए, माइलेज भी कमेगा और क्लच प्लेट भी जल्दी से जलेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग को क्लच राइडिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्लच राइडिंग का अर्थ है कि आधा दबाया हुआ क्लच के साथ वाहन चलाना, है ना। गाड़ी का जो आप चला रहे हैं, क्लच आधा दबा कर चला रहे हैं, तो इसी घटना को क्या कहा जाता है? क्लच राइडिंग कहा जाता है। ठीक है, आपको कोशिश करना चाहिए कि बेवजह क्लच आपसे न दबे। जब जरूरी हो तो क्लच पे पैर रखिए और जरूरी न हो तो क्लच पे पैर नहीं रखिए। ठीक है, आगे का प्रश्न है अगर आप 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, अगर आप 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या चला रहे हैं? गाड़ी यानी कार चला रहे हैं, तो अगला गाड़ी से आपकी सुरक्षित दूरी कितनी है? ध्यान दीजिए, मैं एक बात बता देता हूँ। ठीक है, ये आपकी गाड़ी है, ठीक है, ये आपकी गाड़ी है, ये आप हो, ठीक, और ये कोई और है ना, कोई और है, कोई दूसरा यात्री है। ठीक है, तो दोनों गाड़ी के बीच हेडवे डिस्टेंस मतलब आमने सामने की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ग्रामीण सड़क पर या एनएच पर या एसएच पर, है ना, आपका जो गाड़ी है उससे 3 गुना, उससे कम से कम क्या गुना? 3 गुना। ठीक है, अगर गाड़ी आपका 10 फीट का है, 10 फीट का, तो आप इससे क्या फीट का गैप बना के रखिए? 30 फीट। अगर आपका गाड़ी 40 फीट का है तो इससे आप बना के रखिएगा कितना? 3 गुना, 40 या 120 फीट का गैप। अगर आपका गाड़ी 50 फीट का है तो आप इससे कितना फीट का गैप बना के रखिएगा? 150 फीट। इतना तो मिनिमम डिस्टेंस आपका होना ही चाहिए। आप लोग देखेंगे ट्रक के पीछे लिखा रहता है कीप सेफ डिस्टेंस, और लटकले बेटा तो गेले बेटा लिखा लगा ट्रक में, आप लोग देखे होंगे। कारण क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का आदत होता है ना, खास करके जब भीड़ भाड़ वाला इलाका में रहिएगा तो एकदम गाड़ी के सटा के गाड़ी रोक देते हैं। ये गलत बात है। अगर आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो 2 गाड़ियों के बीच तो आपको सुरक्षित दूरी बना के ही रखना चाहिए। अगर आप 30, 40, 50 की स्पीड में चल रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी के लंबाई से 3 गुना दोनों गाड़ी के बीच डिस्टेंस रखेंगे। लेकिन अगर आप एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चला रहे हैं तो 2 गाड़ियों के बीच जो है डिस्टेंस वो 70 मीटर होना चाहिए। और 70 मीटर तनिए नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा गैप बना के रखना चाहिए एक्सप्रेसवे पर, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर गाड़ी 100 कितना 100 के स्पीड में चलता है, 120 के स्पीड में चलता है, 150 के स्पीड में चलता है। इसलिए आपको 70 मीटर का गैप कम से कम एक्सप्रेसवे पर बना के रखना चाहिए। यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें हमारी गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है। ठीक है, और हम किसी दूसरे गाड़ी से सुरक्षित दूरी बनाना चाहते हैं, तो सुरक्षित दूरी है हमारी गाड़ी के लंबाई का 3 गुना, हमारी गाड़ी के लंबाई का
3 गुना। ठीक है, अगला प्रश्न, सुरंग में यानी टनल में आप गाड़ी चला रहे हैं, है ना, टनल, सुरंग को इंग्लिश में टनल कहा जाता है। टनल में आप वाहन चला रहे हैं, तो वाहन चलाने से पहले आप क्या करेंगे? तो 2 बात, अगर आप सन ग्लासेस लगा रखे हैं तो उसको उतार लीजिए, क्योंकि सन ग्लासेस धूप से आने वाली रोशनी को कम करता है, और सुरंग में तो ऑलरेडी अंधेरा है, तो अंधेरा में अगर आप सन ग्लासेस लगाइएगा तो आपको और अंदर अंधेरा दिखेगा, अंधेरा दिखेगा तो आपका क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले तो सन ग्लासेस उतारिए और अपने गाड़ी का हेडलाइट ऑन करिए, हेडलाइट ऑन करिए, ताकि अंदर पर्याप्त आपको रोशनी मिल सके, और जब आपको पर्याप्त रोशनी मिलेगा तो आप बड़े आराम से गाड़ी चलाएंगे। पावर वाला चश्मा है तो मत उतारिए, सन ग्लासेस अगर आप पहन रखे हैं धूप का चश्मा तो आप जरूर उतारिए। तो सुरंग में गाड़ी चलाने से पहले आपको क्या करना चाहिए? तो धूप का चश्मा उतारना चाहिए और अपना हेडलाइट भी ऑन करना चाहिए। इसमें हेडलाइट का ऑप्शन नहीं है, अन्यथा हम लोग हेडलाइट को भी चुनते कि भैया हेडलाइट भी हमको ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि टनल के अंदर अंधेरा होता है। ठीक है, अटल टनल देखें आप लोग, जानते हैं ना, इंडिया का, है ना, सबसे क्या बड़ा मोटरेबल सुरंग है। मोटरेबल मतलब जहां तक लोग जा सकता है गाड़ी लेकर के। ठीक है, सबसे लंबा अटल टनल कितना किलोमीटर का है? 9.02 किलोमीटर ना अटल टनल। ठीक है, कहाँ है? रोहतांग दर्रा में ना, रोहतांग दर्रा में होगा मे बी। ठीक है, तो हमारा क्या ना कि हम तो ट्रेड पढ़ाते हैं जी, कि आप लोग का तैयारी करने का काम, आप लोग तैयारी करिए, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, पैदल पार पथ, पैदल पार पथ का अर्थ होता है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग यानी जेब्रा क्रॉसिंग पर आप लोगों को, है ना, आप लोगों को कभी हाथ नहीं लहराना चाहिए। क्यों? अब अगर पैदल यात्री पार पथ यानी जेब्रा क्रॉसिंग पर आप जा रहे हैं, ठीक है, हाथ लहरा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो दिक्कत हो सकता है, सामने से कोई गाड़ी आएगा, है ना, जो आपके बगल से गुजर रहा होगा, आपके हाथ में धक्का मार देगा। क्यों? दिक्कत हो सकता है ना, इसलिए आपको कभी हाथ नहीं लहराना चाहिए। अन्यथा जो है सो वहाँ पर जो अन्य वाहन होंगे, है ना, वो अगर आ जाएंगे, ठीक है, अगर वो आ जाएंगे, ठीक है, तो आपके हाथों को धक्का लग सकता है, आपकी हाथें टूट सकती है, खाने में भी दिक्कत और नहाने में भी दिक्कत आपको हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वाहन चलाते समय किन चीज़ों को टाल देना चाहिए? क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए? ठीक है, तो क्या नहीं करनी चाहिए सुनिए। दूसरा जो गाड़ी का ड्राइवर होगा, ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि जब गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, और सामने वाला जो गाड़ी का ड्राइवर है वो छोटा सा मिस्टेक करते हैं तो हम लोग उसको गरियाना शुरू कर देते हैं, खचरा है, बदमाश है, ये है, वो है, साइड नहीं दिया, बदमाशी किया, चकमाबाजी किया। इससे आपका ध्यान भंग होता है, तो ध्यान भंग होने के बाद एक्सीडेंट होने का चांस होता है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल मत करिए, पॉइंट 1। और पॉइंट 2, ठीक है, आप कॉल मत रिसीव करिए, फ़ोन मत उठाइए। उसके अलावा तीसरा चीज़, आप शराब मत पीजिए। ये 3 चीज़ नहीं करेंगे तो सड़क पर दुर्घटना होने का चांस काफ़ी कम रहेगा। तो ये और ये दोनों सही है, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, आगे का प्रश्न देखा जाए। आगे का प्रश्न हमें कह रहा है, रक्षात्मक चालान का क्या मतलब होता है? चालान नहीं, चालन लिखना था, चालन। ठीक है, यह एक टाइपिंग एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है। रक्षात्मक चालन, चालन का अर्थ होता है चलाने की प्रक्रिया, गाड़ी चलाने की प्रक्रिया। सुरक्षित ढंग से गाड़ी चलाने की प्रक्रिया क्या है? तो आप पहले सोचिए, समझिए, बुद्धि लगाइए, उसके बाद गाड़ी चलाइए, है ना। सचेत रहना और आगे की सोचना कि अब आगे कैसे जाना है ना, इसी को हम लोग कहते हैं रक्षात्मक चालन। ठीक है, रक्षात्मक चालन। ठीक है, कि सोच समझ के गाड़ी चलाएंगे ताकि हमें कोई घटना दुर्घटना का सामना न करना पड़े, इसी को रक्षात्मक चालन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आप व्यस्त यातायात में दाईं ओर मुड़ने का संकेत कर रहे हैं। क्वेश्चन समझिए, आप व्यस्त यातायात यानी एकदम भीड़ भाड़ वाली सड़क पर हैं और दाहिने मुड़ने का संकेत कर रहे हैं। ठीक है, आप अपना इरादा सुरक्षित होने की पुष्टि कैसे करेंगे? ठीक है, कहानी समझिए। आप भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर दाहिना मुड़ना चाहते हैं, तो आप अगला को कैसे बताइएगा कि आप दाहिना मुड़ने वाले हैं?
तो बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, या तो राइट इंडिकेटर देना है और नहीं तो राइट साइड से हैंड सिग्नल देना है, दोनों काम कर सकते हैं। तो जवाब है हाथ का संकेत देकर, ठीक है। इसमें अगर इंडिकेटर होता तो हम लोग उत्तर में इंडिकेटर चुनते, चूंकि ऑप्शन में इंडिकेटर नहीं है इसलिए हम लोग इंडिकेटर न चुन करके हम लोग क्या चुन लेंगे, हाथ का संकेत, ठीक है, हैंड सिग्नल। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बाईं ओर मुड़ते समय आप अपना वाहन रखेंगे, है ना। सड़क देखिए, ये सड़क है, ठीक है, सड़क है, और आपको अगर बायां मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, ठीक है, तो इसके लिए नियम है कि आप अगर राइट साइड के लेन में भी हैं तो मुड़ने से पहले ही आप अपनी गाड़ी को क्या कर लीजिए, लेफ्ट लेन में कर लीजिए, और कुछ दूर तक चलिए, तब धीरे धीरे जो है आप अपनी गाड़ी को मोड़िए, ठीक है, ये होता है नियम। आप हैं राइट लेन में, अचानक से कहिएगा कि अब हम बायां मुड़ेंगे, तो ये क्या है, गलत तरीका है। अचानक से बायां मुड़ना नहीं चाहिए। सही तरीका है कि आपको जिधर मुड़ना है उस साइड के लेन में, है ना, 100 मीटर या 50 मीटर पहले ही अपनी गाड़ी को कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न है, बाएं मुड़ते समय हमें अपना वाहन किधर रखना चाहिए, तो बाईं लेन में रखना चाहिए। दाहिना मुड़ना होगा तो हमें अपना गाड़ी जो है दायां साइड के लेन में रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। आप वाहन कैसे खड़ा कर सकते हैं, आप वाहन कैसे खड़ा कर सकते हैं। खड़ा का अर्थ होता है पार्क करना, ठीक है। आप गाड़ी को पार्क कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे पार्क करेंगे, तो पहले रोड पर देखेंगे कि क्या यहाँ पर पार्किंग अलाउड है। अगर पार्किंग अलाउड है तो गाड़ी पार्क करेंगे, और पार्किंग अलाउड नहीं है तो गाड़ी को पार्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो संकेत बोर्ड, संकेत बोर्ड को इंग्लिश में कहते हैं साइन बोर्ड। संकेत बोर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइन बोर्ड, ठीक है। साइन बोर्ड या सड़क पर जो चिन्ह होता है, चिन्ह, जैसे ये रोड है ना, इसमें अगर अगर आप ध्यान दीजिए कि कहीं पर पीला लाइन है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर हम गाड़ी को खड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर पीला लाइन नहीं है, अगर पीला लाइन नहीं है, ध्यान दीजिए, अगर पीला लाइन नहीं है, अगर पीला लाइन नहीं है तो हम अपनी गाड़ी को खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सवाल है कि आप गाड़ी को सड़क पर कैसे पार्क करेंगे, कैसे खड़ा करेंगे। तो हम या तो ट्रैफिक सिग्नल देखेंगे कि पी है तो खड़ा करिए, अब पी नॉट है मतलब नो पार्किंग है तो खड़ा नहीं करेंगे। अगर इस तरह का रोड है, अगर खड़ा करना है तो कर सकते हैं, इस तरह का अगर एगो चिन्ह पारल है तो हम यहाँ पर खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सबसे सिंपल उत्तर कि आप वाहन कैसे खड़ा करेंगे, तो हम संकेत बोर्ड देखेंगे यानी साइन बोर्ड देखेंगे, या सड़क का अंकन नोटेशन देखेंगे, और उसके अनुसार ही हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे। आई होप ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमें। 38 नंबर प्रश्न है, अगर वाहन चालक मोड़ लेना चाहता है, अगर वाहन चालक मोड़ लेना चाहता है तो उसे कब संकेत देना चाहिए, ठीक है। हम आपको बताए हैं अभी थोड़ी देर पहले, 2 प्रश्न पीछे, कि अगर आप राइट साइड मुड़ना चाहते हैं या लेफ्ट साइड मुड़ना चाहते हैं तो अचानक से आप सड़क पर, है ना, दाहिना साइड अगर आपकी गाड़ी है तो आप अचानक से बायां नहीं आ सकते, ये गलत है। आपको अगर यहाँ से बायां जाना है तो यहीं से सड़क को ले लीजिए और उसके बाद बायां लीजिए। तो कम से कम 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर पहले ही, है ना, आप अपनी गाड़ी को मोड़ने का संकेत दीजिए, चाहे हैंड सिग्नल दीजिए, चाहे इंडिकेटर दीजिए, सिग्नल दे दीजिए। उसके बाद अपना लेन चेंज करिए, और जब आपका लेन चेंज हो जाएगा उसके बाद ही अपनी गाड़ी को मोड़िए। तो प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लिया जाए। अगर गाड़ी के ड्राइवर को अपना गाड़ी मोड़ना है, लेन चेंज करना है, तो उसे कब संकेत देना चाहिए, तो मोड़ लेने से कम 30 मीटर पहले, है ना, 50 मीटर पहले भी आप सिग्नल दे सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एक्सप्रेसवे पर तो आधा किलोमीटर पहले, असंभव है तो 1 किलोमीटर पहले, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर 1 किलोमीटर चलने में 30 से 40 सेकंड लगता है। आया समझ में, 30 से 40 सेकंड लगता है। तो एक्सप्रेसवे पर अगर ½ किलोमीटर चलना हो तो 20 सेकेंड, 15 से 20 सेकेंड, समझ रहे हैं। तो एक्सप्रेसवे पर अगर आपको गाड़ी को लेन चेंज करना है, मोड़ना है, अगर रोड से उतारना है, खास करके लेन चेंज करने की बात हो, तो आधा किलोमीटर पहले ही आप संकेत जला दीजिए कि हम अपना लेन चेंज करने वाले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पर आइए, किस गति पर, है ना, आपका वाहन अधिकतम माइलेज देगा। तो 40 से 60 आप लोग गाड़ी पर देखे होंगे,
लिखा रहता है 40 से 60 बाइक में, और कार में जो है सो 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा जो रहेगा, ठीक है, उसके सामने इकोनॉमी लिखा रहता है। इकोनॉमी, इकोनॉमी का अर्थ हुआ कि माइलेज ज्यादा देगा। आप बाइक में देखिएगा, ठीक है, तो बाइक इस रेंज में, कार इस रेंज में चलाइएगा। अगर बाइक को 60 से ज्यादा की स्पीड चला रहे हैं और कार को 80 से ज्यादा की स्पीड चला रहे हैं तो गाड़ी का माइलेज आपका कम जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न है कि आपका जो गाड़ी है किस स्पीड पर अधिकतम माइलेज देगा, तेल कम खाएगा, माइलेज यानी एवरेज ज्यादा देगा। तो बाइक के लिए है 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कार के लिए है मैक्सिमम 40 से 70 या 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 से ज्यादा होगा तो गाड़ी का माइलेज क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, माइलेज कम जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए। समांतर खड़े वाहनों के बीच, समांतर खड़े वाहनों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। अब इसका मीनिंग समझिए। मान लीजिए कि एगो गाड़ी ये है, इसके बगल में है ना, हम कोई दूसरा गाड़ी खड़ा करना चाहते हैं, तो ये दोनों गाड़ी के बीच जो डिस्टेंस है, ये दोनों गाड़ी समांतर खड़ा है, समांतर मतलब पैरेलल, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम से कम कितना होना चाहिए, तो कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए 3 फीट, है ना। क्यों, ताकि ई गाड़ी वाला भी अगर अपना गेट खोलना चाहे तो खोल ले, ई गाड़ी वाला भी अपना गेट खोलना चाहे तो खोल ले। हम लोग क्या करते हैं, अगर समझदारी नहीं है तो एकदम सटा करके क्या करते हैं, एकदम सटा करके दूसरा गाड़ी जाके लगा देते हैं। आज जखनी हमको गाड़ी से निकलना होता है तो गेट खोलते हैं तो अगला के गेट में गाड़ी सट जाता है, अगला के गाड़ी में गेट सट जाता है, अगला का गाड़ी डेंट होता है, अगला को ड्राइवर जो है, ड्राइवर उसको भी घुसने में दिक्कत होता है। अगर घुसेगा वो गेट खोलेगा तो आपकी गाड़ी डेंट होगा, तो ये सब परेशानी हो जाता है। आप लोग डेंट किए हैं ना, इसका मतलब, ठीक है। तो कम से कम दोनों गाड़ी के बीच डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3 फीट, क्योंकि आप ऐसा पार्किंग ना करें जिससे किसी को असुविधा हो। अगर किसी को असुविधा पहुंचा रहे हैं तो कुल मिला के बात यह है कि आपके गाड़ी को टो भी किया जा सकता है। टो कर मतलब जैसे मान लीजिए 3 गो गाड़ी खड़ी है, आप गए बाबा बन करके ऐसे करके वो गाड़ी लगा दिए, बस या ट्रक या कार लगा दिए। अब ऐसा लगा कि तीनों गाड़ी में से किसी को निकलने में नहीं बन रहा है या किसी एक गाड़ी को निकलने में नहीं बन रहा है, तो गाड़ी अगर ट्रैफिक पुलिस को कॉल करेगा तो ट्रैफिक पुलिस जो है सो आपके गाड़ी को टो कर लेगा, यानी खींच करके ले जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने गलत तरीके से पार्किंग किया है, और मोटर वाहन अधिनियम में सब जो है सो अपराध है, समझे। आप गलत तरीके से पार्किंग भी नहीं कर सकते हैं। 2 गो गाड़ी अगर पैरेलल लगा हुआ है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 3 फीट होनी चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेट अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर इसी तरह के एक नए सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।